हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास नंबर 4 में आपका स्वागत है। कक्षा 11 की, ठीक है। तो हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। हमने बात की थी बोर मॉडल क्या है, बोर मॉडल के अभिग्रहित क्या क्या हैं, क्या क्या उनके मेन पॉइंट हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि जो बोर मॉडल के द्वारा परमाणु की संरचना कैसे निकाल रेडियस कैसे निकालें, संरचना नहीं, रेडियस या उसकी त्रिज्या कैसे निकालें, हम लोगों ने निकाल लिया था। क्या फॉर्मूला आया था, 0.53 इंटू n² z आया था, ठीक है, आया था, उसमें अंगस्ट्रम में आ गया था। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे निकालें, ठीक है, बोर मॉडल की सहायता से। तो ठीक है, चलते हैं, पिछले लेक्चर को देखें और उसके बाद इस लेक्चर पे आए तो आपको काफ़ी मजा आने वाला है, ठीक है। तो हम ज्ञात करते हैं वेग, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसमें उसका वेग क्या होगा, उसकी कक्षा में वेग ज्ञात, ठीक है। v इसे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, v से। मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा आपको, शॉर्ट तरीका उससे आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसको आता कहाँ से है, बात ये है। देखो, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, या बोर्ड मॉडल के अनुसार, इतनी हिंदी अंग्रेजी कोई दिक्कत नहीं है। बोर मॉडल क्या कहता है, mv² बराबर क्या, Zd²/r। ये मैं पढ़ चुका हूँ नहीं पढ़ चुका हूँ। और एक चीज़ और पढ़ चुका हूँ, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ r को, तो ये क्या बनेगा, mv और r गुणा v। और v² को कैसे लिख सकता हूँ मैं, v गुणा v, r को इधर ले गया तो ये क्या बन गया, Zd²। इसको एक नंबर डाला मैंने, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, mvr बराबर nh/2π पढ़ा है। कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां उसका कोणीय संवेग L, mvr किसके बराबर होता है, nh/2π के बराबर, या उसका पूर्ण गुणज होता है। इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर 2। यदि मैं mvr का मान समीकरण 2 से 1 में रख दूं तो क्या लिखेंगे, mvr का मान, ये हमने सबसे पहले बात की थी, mv² बराबर Zd²/r, ठीक है। अभी केंद्रीय बल और ये क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बाद में बात की थी। mvr का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर, और अगर 1 में रखेंगे तो क्या होगा, mvr की जगह क्या होगा, nh/2π मल्टीप्लाइड बाई v। और इसकी जगह तो रखेंगे nh/2π, तो v तो आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, Zd² के बराबर, ठीक है। यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, वेग निकाल लूँगा। इन सबको इधर पहुँचा दूँ तो वेग बराबर क्या आ जाएगा, Zd², ऊपर कौन चला जाएगा, 2π, और नीचे कौन आ जाएगा, nh। ये मेरा किसका फॉर्मूला आ गया, वेग का। लेकिन मुझे पता है वो न्यूमेरिकल हमको क्वेश्चन आते हैं नीट वगैरह में, IIT वगैरह में, तो एक न्यूमेरिकल कैसे आएगा। देखो, यहाँ सब राशि कौन कौन सी राशि कांस्टेंट है, इस तरह इलेक्ट्रॉन पर आवेश, पाई का मान कांस्टेंट होता है, h क्या है प्लांक नियतांक, ये भी क्या है, इसकी भी राशि होती है, z क्या है प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक, और n क्या है कोष की संख्या। तो दोनों परिवर्तित हो सकते हैं अलग अलग परमाणुओं के लिए, हो सकते कि नहीं हो सकते, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो जो चेंजेबल है उनको तो एक तरफ लिख लो, तो v बराबर z/n, और जो कांस्टेंट राशि उनकी वैल्यू रख दो क्या, 2π e² क्या h। इनकी वैल्यू मुझे पता है, चूंकि पाई बराबर क्या होता है, 3.14, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है सब सीजीएस पद्धति में लेने, सेंटीमीटर में, ग्राम में, ठीक है। और सेकंड जो सीजीएस पद्धति चलती है रसायन विज्ञान में, आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कूलाम में तो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹, लेकिन यहाँ ESU इंटू सेंटीमीटर में लेंगे, CH सेंटीमीटर में लेंगे तो वो होता है 4.8 × 10⁻10, ठीक है। और प्लांक नियतांक जो होता है h, वो होता है 6.62 × 10⁻, अगर अर्ग में लेंगे तो वो होता है 10⁻27, ठीक है, अर्ग पर सेकंड। जूल सेकंड होता है 10⁻34 होता है, और 1 जूल बराबर कितने होते हैं, 7 अर्ग, तो कितना आ जाएगा, 10⁻27 आ जाएगा, ठीक है। आपने 10वीं में भी ये पढ़ा होगा, 1 जूल बराबर 7 अर्ग, ठीक है। इनकी वैल्यू जब यहाँ रख देते हैं तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आती है
V बराबर, ये तो चेंजेबल है, परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉन की संख्या और n कोष की संख्या, तो इनकी वैल्यू रख दो तो ये वैल्यू आती है Z/n, या ये आती है 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n सेंटीमीटर, ये वैल्यू इतनी आती है। ठीक है, Z यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन की संख्या या क्या, जिस परमाणु का अपन वेग निकाल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक, और n क्या है यहाँ पे, n की अगर हम बात करें तो n है कोष की संख्या, कोष की संख्या, और कोष हम जानते हैं, ठीक है, पहला कोष दूसरा तीसरा होगा तो n का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये किस में आया सेंटीमीटर में, किस में आया ये आया सेंटीमीटर में, 10⁸ आएगा, सॉरी आप इसको सॉल्व करेंगे 10⁸ आएगा। मीटर में लिखेंगे तो मुझे पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो क्या करें भाई 1/100 तो 10⁻−2, तो क्या आ जाएगा मीटर में अगर लिखेंगे तो V बराबर 2.18 गुणा 10⁶ मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर पर, वेग यही होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ जाए। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आते हैं, हम बताएंगे भी कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। कभी कभार ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है नीट वगैरह में कि वेग का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है, के भी आता था यहाँ पे के, लेकिन के का मान मुझे पता है CGS में कितना होता है, 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे के था ना, हमने जब सबसे पहले लिखा था, और के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, लेकिन मैंने बोला कि CGS पद्धति में या रसायन विज्ञान में के का मान कितना लेते हैं 1, वैसे के बराबर क्या होता है 1/4πε0। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये फॉर्मूला अगर मीटर में निकालना है तो ये, और सेंटीमीटर में निकालना है तो ये वाला। ठीक है, इसको लिखो, फिर मैं आगे और बताता हूँ। लिखो, इसको मिटा दो, देखो और क्या क्या बन सकता है इसमें। 3 फॉर्मूले याद रखने, एक तो वेग का, और अगर वो जो स्थिर राशि है उनका मान, क्योंकि Z परिवर्तित है और n परिवर्तित है अकॉर्डिंग टू परमाणु, जिस परमाणु का आप निकलवा रहा होगा इलेक्ट्रॉन का वेग उसका। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेना है ना। 3 फॉर्मूले, एक सेंटीमीटर प्रति सेकंड में तो क्या आएगा, इसका मतलब जो वेग है वो Z के तो समानुपाती है परमाणु क्रमांक के, और क्या n जो है कोष की संख्या के, उसके क्या है व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो 2-3 फॉर्मूले आते हैं। केस फर्स्ट हमने रेडियस में भी लिखा था ऐसे। केस फर्स्ट का मतलब यदि n स्थिर हो या कांस्टेंट हो, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, मुझे पता है कि वेग इसके क्या था Z के समानुपाती, तो वो तो स्थिर हो गया, तो Z के समानुपाती और वो राशि थी, तो ठीक है, क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका मतलब n समान हो और Z परिवर्तित हो, तो क्या लिखेंगे V समानुपाती Z, तो क्या लिखेंगे V1/V2 इज इक्वल टू Z1/Z2। ठीक है, इसका मतलब Z का मतलब है क्या, परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि मैं बता चुका यूनिट फर्स्ट में कि परमाणु क्रमांक किसको शो करता है, प्रोटॉन की संख्या को शो करता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वेग क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वेग परमाणु क्रमांक, ये Z यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि वेग ऑफ हाइड्रोजन, वेग ऑफ हीलियम और वेग ऑफ लिथियम, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं Li+2 H+, किसका ज़्यादा होगा, तो आप बोलेंगे कि सर देखो Li का होगा, फिर He का होगा, फिर H का। क्यों, क्योंकि इसके लिए प्रोटॉन 1, इसके लिए 2 और इसके लिए क्या 3। ठीक है कि नहीं है। चलो, इसका मतलब किसका ज़्यादा होगा, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, ज़्यादा है। अगला देखो केस सेकंड। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे मैं लास्ट में भी बताता कि जो बोर का जो नियम है, बोर थ्योरी जो है, बोर नियम, ठीक है, वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान वाले परमाणुओं पे क्या होती है, लागू होती है। या एक लाइन आपने 10th में भी पढ़ी होगी, मैं यहाँ बता दूं कि बोर थ्योरी जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन थ्योरी, अर्थात ये उन्हीं पे लागू होती है। ये उसकी कमियों में हम लोग लिखते हैं वैसे एक्चुअल में, लेकिन बता देता हूँ कि जिनमें बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं पे शो होती है। कैसे, देखो जब मुझे पता है हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 परमाणु क्रमांक जितना, अगर कोई उदासीन है तो जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन।
He प्लस का मतलब भी वैसे दो होते हैं, He का दो, लेकिन एक प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, प्लस मैंने बताया था प्लस कब चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन, प्लस का बाद इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है या He और Li भी लिखा हो सकता है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में कितनी है, एक है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें एक, लेकिन वेग ज़्यादा क्या हुआ Li+2 का, इसका मतलब बोर थ्योरी किस पे लागू होती है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लाइक एटम पे, हाइड्रोजन के जो समान होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन और औरों में भी एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे He+, Li+2, B बेरिलियम होता है तो B+3, तो 4 होता है परमाणु क्रमांक B का, तो 3 चलेगा तो वो हाइड्रोजन जैसा, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के समान जैसे परमाणुओं पे क्या होता है, लागू होता है बोर का नियम, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका वेग ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कैसा है, ज़्यादा है, और परमाणु क्रमांक भी क्या होता है, समानुपाती। केस सेकंड क्या बनता कि Z क्या हो, कांस्टेंट हो, Z कांस्टेंट हो, Z स्थिर हो, और अगर Z स्थिर होगा तो V किस पे डिपेंड करेगा, N पे, और N के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सूत्र से, सूत्र लिखा ना हमने 2.18×10⁶ क्या Z/N मीटर प्रति सेकंड, और अगर 10⁸ है तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वेग यहाँ तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ही आएगा, ठीक है। देखो इसका मतलब मैं लिखता कि V1/V2, तो जो N1/N2 आता वो क्या आता, N2/N1, ऐसी तो आता कि नहीं आता, अरे इसके इन्वर्स है, तो V1 N1 के इन्वर्स और V2 N2 के इन्वर्स, ठीक है। तो V N के क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। देखो केस थर्ड क्या, अगर दोनों ही परिवर्तित हो जाएं, दोनों ही क्या हो, परिवर्तित, कोई भी कांस्टेंट नहीं हो, कोई भी स्थिर नहीं हो, दोनों ही परिवर्तित, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा इस पे आपको, दोनों ही परिवर्तित हो जाएं, तो दोनों ही परिवर्तित होंगे तो क्या आएगा, V1/V2, तो आप बोलेंगे सर Z के तो समानुपाती है, तो Z1/Z2, और N के क्या व्युत्क्रमानुपाती, तो क्या होगा N2/N1। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखने हैं 3, हमने त्रिज्या में भी लिखे थे ऐसे के ऐसे, त्रिज्या में क्या था, R N²/Z, यही था, तो वहाँ तो त्रिज्या क्या थी, N के समानुपाती, और Z के क्या थी, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ उल्टा है, वेग क्या है, Z के तो समानुपाती है परमाणु क्रमांक के, और कोष की संख्या की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है, दूर कब जाएगा, जब कोष की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, माना ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, तीसरा कोष, तो N का मानित होता है कोष, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रहा है उसके वेग में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। ये कह रहा है सूत्र, ठीक आ ही जाएगी। एक तो नजदीक है तो उसको जल्दी घुमाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा उस पर आकर्षण लगाएगा, स्थिर विद्युत आकर्षण, तो ज़्यादा भी केंद्रीय बल में चेंज होगा, उसको बाहर घूमने के लिए ज़्यादा बल प्रदान करेगा। हमने क्या बोला था, उसके बोर के अभिग्रहितों में बोला था हम लोगों ने कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है, जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में, क्योंकि नाभिक पर तो धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक, तो वो अट्रैक्शन वाली किस में चेंज हो जाता है, अभिकेंद्रीय बल में, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं, जो उसको घुमाने के लिए क्या आता है, काम आता है। तो नजदीक होगा तो ज़्यादा आकर्षण, तो ज़्यादा आकर्षण बोलेगा, ज़्यादा बल लगेगा, तो वो बल ज़्यादा अभिकेंद्रीय बल में चेंज होगा तो ज़्यादा घूमेगा। जैसे जैसे दूर जा रहा है उसके वेग में क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है। हमने इससे भी प्रूव करके देख लिया, और वैसे भी हम आप बता सकते हैं, अपन आपस में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले बने, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताता हूँ, इन तीनों को आप लिखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ मैं, वेग पे कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रेडियस का भी 1-2 क्वेश्चन है, देखो इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए। पहला देखो, He+ आयन के तृतीय कोष में इलेक्ट्रॉन का मीटर प्रति सेकंड में वेग ज्ञात करो, ठीक है। तो वेग निकालने का फॉर्मूला क्या था 2.18 गुणा मीटर प्रति सेकंड पूछ रहा है, 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, यही था क्या फॉर्मूला, और कुछ था क्या इसमें, Z/N, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, यही था। Z यहाँ पर कितना होगा हीलियम के लिए 2, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, और ये Z के शो करता है परमाणु क्रमांक को। और N क्या होगी, कोष की संख्या, कोष दे रखा है उसने, कौन सा कोष, तृतीय कोष, इसका मतलब N का मान कितना होगा 3। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा 2.18 10⁶ मल्टीप्लाई 2 आ गया Z का मान, तो 2/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका भाग दे दो, तो ये आएगा ये आ जाएगा कितना, 3 का गुणा करोगे और 2, तो 3/2 का 1.5,
ये आ जाएगा 1 पॉइंट, आप देख लेना, और 1.45 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड, 1.44 या 45 के समथिंग आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, हो जाएगा ये तो आराम से। देखो अब उसने खुद, मैंने बोला ना कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज भी बोर मॉडल लागू होता है, तो उसने अपने आप दिया क्वेश्चन में He+। H+ का मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। मैंने बोला कि जब कोई परमाणु उदासीन होता है तो जितना उसका परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर उस पर धनात्मक आवेश है, अगर एक धनात्मक आवेश है तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हीलियम में वैसे ही 2, तो 1+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो He+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तभी मैंने बोला कि बोर मॉडल है वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पे, जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या हाइड्रोजन लाइक या हाइड्रोजन के समान वाले परमाणुओं पे या आयनों पे क्या होता है लागू, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। देखो He+ दिया उसने, खुद ही निकाल दिया। चलो ठीक है, अगला देखो, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग इतना है, तो He+ की तृतीय कक्षा का वेग होगा। तो आप लोग इसको आराम से बता सकते हैं। देखो सोचो, दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं तो बताऊंगा ही, सोचो। कर लिया? चलो मैं बताता हूं। देखो, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 1018 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो He+ की तृतीय कक्षा का वेग क्या होगा? इसका मतलब क्या है, पहले तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के लिए आप Z लिखें और N लिखें। ठीक है, देख, अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम के लिए Z कितना होता है, 2, और हीलियम की कक्षा क्या दे रखी है उसने, N, तृतीय कक्षा। हाइड्रोजन को Z है, उसको मैं Z2 मान रहा हूं, और इसको मान रहा हूं N2। हाइड्रोजन के लिए Z क्या होता है, उसको मैं Z1 मान रहा हूं, कितना होता है, 1, और उसके लिए मुझे पता है कोस कौन सा, प्रथम कक्षा में, तो N1 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन वाले के Z और N को तो मैं Z1 N1, और इसको तो मुझे वेग निकालना होगा, तो वेग का इसका दोनों परिवर्तित है, तो V1/V2, क्या सूत्र आया था, Z1 N2 और क्या Z2 N1, यही आया था, यही आया था कि नहीं आया था। V1 कितना दे रखा है, 2 गुणा हाइड्रोजन का है ना V1, तो V1 तो दे रखा है 2 × 10 की घात 8। V2 मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब वेग होगा, हीलियम का पूछ रहा है, बराबर Z1 कितना है, 1, N2 कितना है, 3, N2 किसका, हीलियम का, N2 हीलियम का ही आएगा, मैंने पहले बता दिया, बटे Z2 कितना है, 2, और N1 कितना है, N1 का मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना आएगा, हाइड्रोजन की कोष की संख्या क्या है, प्रथम, इसलिए N1 तो 1। V2 को तो उधर ले जा, अरे इसको लिख देंगे ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। देखो हाइड्रोजन के लिए तो Z1 1 और N1 1, हाइड्रोजन के जो परमाणु क्रमांक और जो N1 को तो मैंने 1 1 मान लिया, और जो हीलियम के उनको क्या मान लिया, 2 2। और फॉर्मूला मेरे पास ये था कि V1 तो Z1 के समानुपाती और N2 के, क्योंकि मुझे पता है कि V समानुपाती क्या Z और V व्युत्क्रमानुपाती 1/N। तो अगर V1 होगा तो N1 उसका जस्ट उल्टा होगा, और V2 होगा तो N2 उसका जस्ट उल्टा होगा। देखो ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप वापस जाके देख सकते हैं। V2 बराबर, V2 इधर आ जाएगा तो क्या, 2 × 10 की घात 8 बटे 2 इधर चला जाएगा, तो 2 × 2 और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, 4/3 × 10 की घात 8, तो 4/3 क्या होता है, 1.33 × 10 की घात क्या आ जाएगा, 8। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा V2। ठीक है, दिख नहीं रहा क्या आपको, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखो आंसर, हाइड्रोजन एटम की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग इतना है, तो Li+2 की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, कोशिश करें, मैं बताता हूं, करो कोशिश, किया क्या, देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा का वेग इसने वेग दे रखा है, और लिथियम की प्रथम कक्षा का वेग पूछा, इसका मतलब कक्षा n का, n क्या है, कांस्टेंट है। अगर कक्षा प्रथम है और उसकी भी प्रथम है तो n का मान क्या है, कांस्टेंट है। इस तरह इसका मतलब क्या फॉर्मूला लगेगा, V समानुपाती कौन सा वाला, Z वाला, और V समानुपाती Z वाला क्या होता है, V1/V2 और Z1/Z2, यही होता है। पर n कांस्टेंट है तो कैसे पता चला, इसकी भी प्रथम कक्षा बोला है, इसकी भी प्रथम बोला है, इसका मतलब n किसको शो करती है, कक्षा या सेल को ही तो शो करती है कि नहीं करती, कोष को शो करती है। V1 दे रखा है इसने हाइड्रोजन का 2 × 10 की घात 8, मुझे क्या निकालना है, V2। Z1 का मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, और Z2 का मतलब लिथियम का परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1,
और लिथियम का क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 3। V2 को तो इधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ तो क्या हो, एक को नीचे लाओ तो एक का मतलब है नहीं, V2 इधर ले जाएंगे, एक नीचे 3 उधर, तो क्या आ जाएगा 2 × 3 10 की घात क्या 8 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 6 आ जाएगा। 3 × 6 2 का मतलब 6, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें बस, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। क्या कक्षा कांस्टेंट है तो z के समानुपाती होता है V1/V2 और Z1/Z2, जैसे सर ने बताया था। V1 जो दिया है, V2 कैलकुलेट करना है, Z1 पहले वाले का परमाणु क्रमांक, Z2 का मतलब दूसरे वाले का परमाणु क्रमांक। ठीक है, लास्ट वाला देखो, ये IIT JEE का क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। देखो, निम्न में से किसकी त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या के समान होगी, और दे रखी है 0.53। त्रिज्या के हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, त्रिज्या मुझे पता था, त्रिज्या क्या थी n²/z, यही तो देख नहीं थी, यही फॉर्मूला था 0.53, तो अपन तो इसमें कंपेयर करके देख रहे हैं। ठीक है, यही थी कि कोस के तो वर्ग के समानुपाती है, परमाणु क्रमांक के क्या विद क्रमानुपाती। देखो पहले वाले का n का मान दे रखा है Li के लिए, ठीक है, तो r के लिए n का मान कितना होगा 2 का स्क्वायर, और z कितना होगा Li के लिए 3, अरे लिथियम का 3, तो ये आएगा कि 0.53 नहीं आएगा कैसे भी, अरे आएगी कि त्रिज्या 0.53 है तो कैसे भी नहीं आएगी, अरे आएगी क्या भैया, नहीं आएगी, देखो चेंज हो जाएगी। इसको देखो बेरिलियम के लिए r कितना दे रखा है 0.53, तो क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या होता है r का, अगर मैं r का कॉमन फार्मूला लिखूं तो r = 0.53 n²/z, तो ये कट के 1 आने चाहिए तभी 0.53 आएगी। हाइड्रोजन के लिए तो 1 आ जाते हैं, हाइड्रोजन के लिए n का मान 1 और z का मान भी 1, तो 0.53, तो ये दोनों जहाँ n²/z का जो अनुपात है वो जहाँ कट के आएगा 1, वही क्या होगा, वही 0.53 आएगी। इसमें आता क्या है, कैसे भी नहीं आता, ऊपर तो 2 नीचे 3। बेरिलियम में देखो, बेरिलियम के लिए n कितना दे रखा है 2, तो n² तो क्या हो जाएगा 4, और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक भी कितना होता है Z4, तो 4, तो ये कट गया, तो कितना, ये कितना आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगी 0.53। आगे वालों को करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की नहीं है ना, क्योंकि इसका मान कितना आ गया 1, तो अगर इसको आप इसमें रखोगे तो 0.53 × 1 तो 0.53 आ जाएगी। आप इसको कर भी देख सकते हैं हीलियम वाले को, कि हीलियम के लिए निकालते तो कोई 0.53 कॉमन है तो लिख नहीं रहा, n का मान कितना रखा है 2, तो 2 दूनी के 4, और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, तो Z का नीचे रखेंगे 2, तो ये कितना आएगी 2 आएगा, 2 गुणा करेंगे 0.53 से तो चेंज हो जाएगी। ऐसे 3, n का मान 3 रखेंगे तो 9 आएगा, तो 9/2, तो ये भी नहीं आ रहा। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सेकंड बेरिलियम वाले, क्योंकि बेरिलियम वाले में जब हम कर रहे हैं n²/z, तो ये अनुपात कितना आ रहा है 1, और n²/z रखेंगे बेरिलियम में तो यहाँ के 4 और यहाँ पे भी 4, तो ये कट जाएगी, क्योंकि n का मान तो 2 दे रखा है और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है z कितना होता है 4, तो 4 से 4 कट जाएगी, तो 0.53 आ जाएगी। पूछ रहे किसके, उसी इतनी समान किसकी आएगी, तो किसका कौन सा आंसर जाएगा, बेरिलियम का। ये जेई का क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग वाला और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसको लिखो क्वेश्चनों को, वीडियो को पॉज करके पीछे लेके फिर मैं आगे बात करता हूँ एनर्जी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकालें क्या, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं एनर्जी की, कि एनर्जी कैसे निकालें हम। ठीक है, एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी कैसे निकालें। एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में है उसकी एनर्जी या ऊर्जा क्या है। अब तक हमने किस पे बात कर ली, एक तो किस पे बात कर ली, रेडियस पे, और एक किस पे बात कर ली है, एक तो त्रिज्या पे, और एक किस पे बात कर ली है, वेग पे। अब हम बात करते हैं ऊर्जा पे, ऊर्जा को कैसे निकालें। देख, कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन हम कैसे करें। ठीक है, कुल ऊर्जा का परिकलन। थर्ड, रेडियस की बात हो गई, वेग की बात हो गई, अब बात आती है कुल ऊर्जा का परिकलन। देखो देखो भाई, कुल ऊर्जा का परिकलन देखो किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है, E बराबर उसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, प्लस उसकी स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसके बराबर हुई कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। और हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, के, क्या होती है, ½mv²। हमने 10वीं क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। देखो अब मुझे पता है, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ गतिज ऊर्जा को,
चूंकि एम बी स्क्वायर बराबर क्या होता है जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो एम बी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, पढ़ा था ना बोर मॉडल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोर, अकॉर्डिंग टू बोहर। बोहर क्या कहता है कि एम बी स्क्वायर बराबर जेड ई अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा 1/2 एम बी स्क्वायर क्या लिख देंगे जेड स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो देखो जहां पे भी अट्रैक्शन लगता है कोई ना कोई अंतरक्रिया होती है, वहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान आता है। देखो कैसे, ये नाभिक है और ये इसका क्या कर रहा है, इसको आकर्षित कर रहा है और निश्चित वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इस प्रोसेस में, के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी पर आपने 10वीं में भी फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो अब देख लो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन आर होता है। के जो है, के का मान अगर हम देखें तो मैंने पहले ही बताया क्या 1/4πε0, इसका मान क्या होता है केमिस्ट्री में 1 मानते हैं। ठीक है, इसका मान क्या होता है 1 होता है CGS पद्धति में। ठीक है, जो केमिस्ट्री में चलती है रसायन विज्ञान उसका 1, वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ के Q1 Q2 को, मुझे पता है Q1 का मतलब मैं मान लूँ इलेक्ट्रॉन, एक कूलम मतलब एक आवेश, दो स्थिर बिंदु दो आवेश, तो एक तो ये है और ये क्या है Q2। तो मैं इसको क्या, ये क्या इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं नाभिक पर आवेश देखूंगा तो नाभिक में कौन होते हैं प्रोटॉन, मतलब परमाणु क्रमांक Z, और उस पर आवेश का मतलब E। ठीक है, और यहाँ आएगा केवल कौन आएगा, अगर आवेश की बात करेंगे तो E आएगा, और यहाँ क्या आएगा ZE। इसका मतलब इसमें नाभिक में जो प्रोटॉन है उसका आवेश, तो ZE। ये कैसा आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश, और ये कैसा आएगा ऋणात्मक में। तो Q1 हो गया और एक Q2 हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, के की वैल्यू तो 1 हो गई, क्या लिखेंगे ZE गुणा E, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है नेगेटिव, इसीलिए क्या लगा देंगे आगे नेगेटिव अपॉन आर, क्योंकि नाभिक की रेडियस भी क्या है, त्रिज्या भी क्या है आर। तो ये आ जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगी -ZE स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या आ गई स्थितिज ऊर्जा। अब मुझे क्या निकालनी है, कुल ऊर्जा। तो मुझे पता है कुल ऊर्जा बराबर क्या होता है, E बराबर क्या के प्लस पी होता है कि नहीं होता ये, अच्छा ये होता है। तो E बराबर क्या आ जाएगा, के का मान क्या है 1/2 ZE स्क्वायर अपॉन आर, समीकरण 1 से, और इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और दोनों को जोड़ दो, 1 और 2 को, तो क्योंकि E बराबर के ई प्लस पी, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस में आएगा ZE स्क्वायर अपॉन आर। तो E बराबर क्या आ जाएगा -1/2 ZE स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसको डाल दो समीकरण नंबर 3। कैसे आई देखो, ये ZE स्क्वायर है और ये हाफ ZE स्क्वायर है। ठीक है, तो हाफ ZE स्क्वायर अपॉन आर ही तो बचेगा, लेकिन नेगेटिव में ये वाली वैल्यू ऋणात्मक में, तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, अरे इसको इसमें जोड़ेंगे तो यही तो आएगी। ये तो ZE स्क्वायर अपॉन आर है। ठीक है, और ये 1/2 तो ZE स्क्वायर अपॉन आर है, तो ये नेगेटिव में है, तो जब ये 1 है और ये आधा है, 1 में से आधा जाएगा तो आधा, और जो 1 था नेगेटिव में था तो ये आगे क्या लगा देंगे ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है, तो ये तो मेरी क्या आ गई कुल ऊर्जा आ गई। कुल ऊर्जा आ गई, तो कुल ऊर्जा में मुझे पता है आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, और अगर आर की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो उससे क्या हो जाएगा ई का फॉर्मूला मुझे प्राप्त हो जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला तो आ ही गया है एनर्जी का, लेकिन और अगर मुझे न्यूमेरिकल करने के लिए आया तो कैसे करूँगा। जानता हूँ कि आर बराबर क्या होता है, आर रेडियस वाले में जाके आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आर बराबर होता है, त्रिज्या का फॉर्मूला आया था n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर z m स्क्वायर। त्रिज्या जो पिछला वाला लेक्चर उसमें जाके देखेंगे तो आर बराबर यही आया था। इससे फिर हमने आर के फॉर्मूले निकाल लिए थे कि नहीं निकाल दिए थे। थोड़ा सा इसको मैं क्या, ठीक है, निकाल लेते हैं, निकाल लिए थे, यही आया था आर का। यहाँ से मैंने आर की वैल्यू रख के सब की ओर निकाल लिया था मैंने। तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर z m स्क्वायर, यही था आर का फॉर्मूला। पिछले लेक्चर में जो त्रिज्या की जो वैल्यू उसको जाके देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो आर को यहाँ पुट कर दो तो क्या आएगा, इसको तो मैं यहाँ कर रहा हूँ
समीकरण 3 में आर का मान रख दें तो देखो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा क्या, -1/2 जेड स्क्वायर, और आर का मान रखेंगे तो ये जो नीचे वाली राशि है कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ये और एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्या रह जाएगा, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर क्या रह जाएंगे नीचे, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाइड 4 स्क्वायर और कौन है जेड और क्या ME स्क्वायर, ये चला जाएगा। देखना जरा ई बराबर क्या आ जाएगा, ये क्या 1/2 था, क्या है 1/2 है ये, ठीक है 1/2, यहाँ क्या है 4, तो इससे तो ये कट जाएगा 2 बार, और कोई चीज़ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। देखो आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ आपको दिख रही है, ये z और ये z मिलके क्या बना लेंगे z स्क्वायर, और आगे क्या लग रहा है नेगेटिव, तो क्या होगा देखो z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और तो कोई कट नहीं रहा कोई भी चीज़, ऊपर क्या रह गया ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर क्या हो गया E4 हो जाएगा, और 4 में से क्या रहेगा 2 तो ये क्या आएगा 2 स्क्वायर और क्या m⁴ अपॉन नीचे क्या रह गया h स्क्वायर, और n स्क्वायर को इधर लिख दिया ना h स्क्वायर। ये किसकी टर्म आ गई, एनर्जी की टर्म आ गई। इसमें रेडियस रही, रेडियस का r का मान रख दिया, त्रिज्या का तो ये एनर्जी की टर्म आ गई। जेड स्क्वायर n स्क्वायर क्या है, परिवर्तित होंगे, इसलिए इनको अलग ले लिया, और सब राशि कैसी है स्थिरांक। अगर सबकी वैल्यू पुट कर दी जाए, अगर सबके मान रख दिए जाएँ तो सबके मान मुझे पता है, रख दो ई बराबर -z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है, गुणा 2 का मान तो 2 ही होगा, पाई का मान कितना होता है 3.14 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻28 ग्राम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ESU में रखना है, कूलम वाला नहीं, ठीक है, तो वो होता है कितना 4.8 गुणा 10⁻10, और उसकी कितनी पावर लगेगी 4, तो 4 है बटा क्या h स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या होती है, h की वैल्यू होती है, आपको दिख नहीं रहा क्या है, ठीक है, देखो h का मान रख दूं, h का मान क्या 6.62 गुणा 10⁻27 अर्ग में जो होता है, जूल में तो 10⁻34 होता है, अर्ग में क्या होता है 10⁻27 अर्ग, ठीक है, अर्ग में होता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे सारे के सारे को, इसको मिटा दूं क्या मैं ऊपर से, ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो क्या प्राप्त होगा, मिटा रहा हूं मैं इसको ना, आप वीडियो को पीछे जाके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें प्राप्त होगा E बराबर -z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इनकी वैल्यू तो हम नहीं रख सकते ना, क्योंकि इनकी वैल्यू तो परमाणु के अनुसार होगी, कौन सा परमाणु है कौन सा कोष है, तो ये परिवर्तित है, ये सारे स्थिरांक थे, इनका मान रख दिए, तो क्या प्राप्त होगा, आप इसको घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे सॉल्व करने बैठे, इसको लिख करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जो वैल्यू होती है मैं बता रहा हूँ कितनी होती है, 2.18 गुणा 10⁻11 अर्ग पर एटम, ठीक है, अर्ग में आती है ये, तो अर्ग में तो आ गई ये। आप इसको लिखने के बाद डायरेक्टली लिख सकते हैं, इतना आएगा, आप घर सॉल्व करके देखेंगे तो यही वैल्यू प्राप्त होगी। हम यहाँ काटापेटी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं टाइम खराब करने का, तो आप खुद भी कर सकते हैं, ये वैल्यू ये आएगी। इसको लिखने के बाद या इसको लिख दो, और आप ऐसे भी कर सकते थे कि इनका मान रख, अगर इनकी वैल्यू रख दें सबकी जो स्थिरांक राशियाँ हैं, तो क्या प्राप्त होगा, हमें ये प्राप्त होता है। ये अर्ग में है, अगर जूल में पूछा होता तो z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर मल्टीप्लाइड 2.18 गुणा 10⁻1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। तो अर्गों को जब जूल में चेंज करेंगे 10⁻⁻7, और 1 जूल क्या होता है 10⁻7 अर्ग। अब अर्ग है और जूल में चेंज करना है, 10⁻⁻7 हो जाएगा, और -7 को जब 11 में जोड़ेंगे, अरे 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, तो 1 अर्ग बराबर है 1/10⁻7 जूल, तो जो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻7,
-7 देखेंगे क्योंकि अर्ग को जूल में चेंज करना है। अगर जूल को अगर में चेंज करना होता तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते 10⁻7 से, लेकिन अर्ग को जूल में करना है तो 10⁻⁷ तो -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻18 जूल पर एटम। जूल में क्या आएगी 10⁻18 आ जाएगी, 10⁻18 एक ये वैल्यू आ गई। ठीक है, एक वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपन उसी में याद करेंगे, वही पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये 3 मान प्राप्त होते हैं। लिखो इनको। देखो एक फॉर्मूला और बताता हूँ, इसको तो मिटा दूँ, आप वीडियो पे जाकर लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो ये आएगा, जूल पर एटम में तो ये, और अर्ग में ये वाला। एक किलो कैलोरी में और पूछ लेता है तो कैसे लिखना है, E बराबर -Z²/n² मल्टीप्लाइड 313.52 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, Z²/n² ऋणात्मक में वो सब में क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, अगर अर्ग पर एटम में जो वैल्यू रखी सबसे कटपिट क्या आया, ये वाला। ठीक है, जूल में तो -7 से कर देंगे तो 18 आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता -13.6 Z²/n²। ठीक है, इसका मतलब ये दिखा कि जो ये E है ये क्या लग रहा है कि Z के तो क्या है समानुपाती, और N के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। पर अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो देखो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लग रहा है, ऋणात्मक चिन्ह लग रहा है। तो अगर Z बढ़ेगा, हम इसको भी प्रूव भी करेंगे इस चीज़ को, Z बढ़ेगा तो E का मान क्या होगा, कम, क्योंकि ये ऋणात्मक मान है। और अगर N बढ़ेगा तो E का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान से देख लो ऐसा क्यों हो रहा है। अभी मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए जैसे जैसे N का मान बढ़ता है, कोष की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, उसके लिए एनर्जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि देखो ये ऋणात्मक में है, और अगर ये राशि ऋणात्मक राशि बढ़ेगी तो ये राशि क्या हो जाएगी, कम। अभी नीचे है अपॉन में 1/, मुझे पता है कोई चीज़ 1/, में होता है, तो जब ये चीज़ बढ़ती है तो ये चीज़ क्या होती है, घटती है। लेकिन ये चीज़ ही ऋणात्मक में है, ऋणात्मक में तो ये वाली जो वैल्यू जब बढ़ेगी तो E का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अरे कोई चीज़ जब इन्वर्स में होती है, ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता, इन्वर्स में होती या व्युत्क्रमानुपात होती तो N बढ़ता तो E क्या होता, घटता। लेकिन 1/n क्या, ये चिन्ह क्या लग रहा है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव मान बढ़ेगा, तो ये नेगेटिव मान बढ़ेगा तो E का मान भी क्या होगा, अगर नाइट्रोजन का मान बढ़ेगा तो E का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। Z अगर ऐसे होता, चिन्ह नहीं होता, तो Z बढ़ता तो E भी क्या होती, बढ़ती। लेकिन Z कैसा है, ऋणात्मक में है, तो ये मान अगर बढ़ रहा है तो उल्टी घट रहा है, तो ऋणात्मक मान है तो E का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब Z का मान बढ़ने पर E का मान कम होता है, और N का मान बढ़ने पर E का मान क्या होता है, बढ़ता है। बोलेंगे सर व्युत्क्रमानुपाती है, फिर भी बढ़ रहा है क्योंकि मान कैसे है, ऋणात्मक में है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो लिखो, इनको लिख लो, इस वाले फॉर्मूले को भी लिख लो, ये वाले का काम की चीज़ है आपने की, बहुत बढ़िया काम किया। और है, लिख लिया। देखो मैं आप लोगों के लिए, अब मेरे पास एक तो कुल ऊर्जा आ गई। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाके आप लोग लिख सकते हैं। अब मेरे पास एक तो क्या आ गई, कुल ऊर्जा, एक आ गई गतिज ऊर्जा, और एक क्या आ गई, स्थितिज ऊर्जा। अगर इन तीनों में मैं संबंध बताना चाहूं, ई में, काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में, तीनों में, तो देखो क्या होगा। मैं नहीं, आप लोग खुद बताएंगे, बता सकते हैं आप लोग। देखो कैसे, E बराबर क्या आया था, -1/2 Z²/R। वीडियो को पीछे ले जाके देखो, या नोट्स में लिख लिया हो तो नोट्स में देखो, यही आई थी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या आई थी, 12mv² होती है। mv² की जगह क्या रख सकते हैं, Z²/R अकॉर्डिंग टू बोर, mv² बराबर Z²/R। और P क्या आई थी, अभी अभी निकाली थी इधर साइड में, P बराबर क्या आई थी, -Z²/R। ये तीनों आ गई थी हमारे पास। इन मैं कैसे लिख सकता हूँ इनको, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखो,
गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में केवल कितने का अंतर है? ऋणात्मक चिन्ह का। केवल कितने का अंतर? ऋणात्मक चिन्ह का। और जो स्थितिज ऊर्जा है और जो गतिज ऊर्जा है उसमें केवल किसका अंतर है? ऋणात्मक चिन्ह का भी और 1/2 का भी अंतर है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में केवल 1/2 का अंतर है, इसमें ऋणात्मक है और इसमें भी ऋणात्मक है। तो देखो मैं ये रिलेशन लिख सकता था क्या? E बराबर -KE। सही है क्या? कि अगर जो काइनेटिक है, जो गतिज ऊर्जा, उसको अगर माइनस से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगी? टोटल ऊर्जा आ जाएगी। देखो KE क्या होता है? 1/2 Z²/R, उसको अगर नेगेटिव से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये। और ये क्या होती है? कुल ऊर्जा। तो E बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? -KE में लिख सकता हूँ। अगर मैं बात करता कि E बराबर लिख सकता हूँ क्या मैं? 1/2 PE लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो E और P में किसका अंतर है? 1/2 का। P क्या है? -Z²/R, और उसको अगर 1/2 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा? -1/2 Z²/R। तो E बराबर 1/2 PE लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ भाई। तो देखो इन तीनों को एक साथ मिला के लिख दो। आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? E बराबर -KE बराबर 1/2 PE। ये रिलेशन आएगा तीनों में कि जो कुल ऊर्जा है वो काइनेटिक ऊर्जा की तो ऋणात्मक है और स्थितिज ऊर्जा की क्या है? 1/2 है। क्या है? दिख रहा है? देखो ध्यान से, दिख जाएगा आराम से। देखो तो सही दिख रहा है रिलेशन कैसे है? ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये देखो कैसे आया। इससे ही आ सकती है। ये मैं पढ़ चुका हूँ, ये मैं पढ़ चुका हूँ, ये मैं पढ़ चुका हूँ, मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। देखो इससे अगर मैं E निकालता तो KE का मान मुझे पता होता, तो KE क्या होता है? 1/2 Z²/R। केवल ऋणात्मक से गुणा कर देते तो यही वैल्यू आ जाती, तो कुल ऊर्जा आ जाती। अगर मुझे स्थितिज ऊर्जा पता होता तो 1/2 स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? Z² - Z²/R। 1/2 लिख देते तो यही आ जाता, तो कुल ऊर्जा आ जाती। तभी तो मैं रिलेशन लिखा था कि कुल ऊर्जा बराबर -KE और कुल ऊर्जा बराबर 1/2 P। काइनेटिक एनर्जी से ये आ सकती थी क्या? या इससे काइनेटिक एनर्जी से ये आ सकती थी क्या? देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 Z²/R। तो माइनस लग रहा है तो -1/2 Z²/R। अब 1/2 P निकालनी तो 2 को इधर पहुंचा दी तो 2 से 2 कट जाती तो -Z²/R आ जाती है। और क्या होती है? वो P को क्या करती है? शो करती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा को क्या करती है? शो करती है। तो आप लोग निकाल सकते थे। अब देखो मैं कुछ चीज़, इसका मतलब एक जैसे मुझे पता है इसमें का फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं। E बराबर मेरे लिए फॉर्मूला आया था क्या? -13.6 गुणा Z²/n², क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुल ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आया था मेरे लिए। अगर यही फॉर्मूला मुझे लिखना होता किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखना होता है फॉर्मूला, तो केवल क्या करता? तो E बराबर -KE है, -KE है, तो जो KE का, अब मुझे KE निकालना होता, E का मान तो ये, अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये टोटल ऊर्जा का फॉर्मूला ये है। अब इसी फॉर्मूले पे आपसे पूछ ले गतिज ऊर्जा निकालिए, तो केवल कितने का अंतर होता है गतिज ऊर्जा में और कुल ऊर्जा में? ऋणात्मक चिन्ह का। तो कुल ऊर्जा के साथ ऋणात्मक चिन्ह होता है और गतिज ऊर्जा के साथ कैसा चिन्ह होता है? धनात्मक का चिन्ह। इसलिए 13.6 Z² क्या? n², यही आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही तो आ जाएगा, क्योंकि केवल चिन्ह का ही तो अंतर है। ये धनात्मक में होती है, ऋणात्मक में। E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन 13.6 Z²। तो KE कैसे लिखेंगे? नेगेटिव किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में चेंज। एक फॉर्मूला क्या बन सकता है? P का क्या बनता है? P स्थितिज ऊर्जा और E में क्या संबंध है? E बराबर 1/2 P। E का मान कितना है? -13.6। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो क्या हो जाएगा? -2 गुणा 13.6 क्या? Z²/n²। ये क्या आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। अगर इसी फॉर्मूले पर आपसे स्थितिज ऊर्जा पूछी जाती तो आप ऐसे लिखते, क्योंकि देखो 2 के इधर ले जाते तो E का मान तो -13.6 Z²/n², उसको कितने से गुणा कर देते? 2 से, तो ये फॉर्मूला आ जाता। इसी प्रकार E क्या होता है? ये, और E बराबर -KE, तो -E क्या हो जाता? +13.6 Z²/n² हो जाता। तो अगर इन फॉर्मूलों पे भी अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए या पोटेंशियल एनर्जी या गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए तो आप लोग
निकाल सकते हैं आराम के साथ, ठीक है, क्योंकि ये ई का फॉर्मूला होता है। और ई, के ई और पी कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध है मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूँ, और ये संबंध कैसे सही है मैं ये भी बता चुका हूँ। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि ई और के ई कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है तो ए, और कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध है तो ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, फिर मैं बात करता हूँ आगे। लिखो इसको। मैं आप लोगों के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। उसकी वैल्यू को याद भी रखना, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको याद भी रख सकते हैं। देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न कोषों की पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए nth कोष की ऊर्जा, nth कोष की ऊर्जा देखो कैसे निकालें, ध्यान से देखना है ना। देखो ध्यान से देखो, मुझे पता है कि एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले की बात करूं -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाइड्रोजन के लिए जेड तो क्या रहेगा, समान रहेगा, चाहे वो पहले कोष में हो दूसरे कोष में होगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा। तो हाइड्रोजन के लिए जेड का मान कितना होता है, 1 होता है, एन परिवर्तित होगा। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ पहले कोष के लिए E1, ठीक है। पहले कोष के लिए निकालेंगे तो -13.6, Z का मान तो कितना 1 का स्क्वायर और N का मान भी कितना 1, क्योंकि E1 का मतलब पहला कौन सा कोष, पहले कोष के लिए निकाला, उसको नाम E1 दिया है। तो ये मान कितना आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगा। सेकंड निकालो मैं द्वितीय कोष के लिए, तो N का मान कितना 2 और एनर्जी को नाम दे रहा हूँ मैं E2, क्या -13.6, Z तो सेम ही रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर क्या है, एन का मान कितना है 2, तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का जब इसमें भाग देंगे तो ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ये क्या आई E2। अगर मैं बात करूं E3 तीसरे कोष की, तो कोष का मतलब n और n का मान कितना 3, तीसरे कोष की ऊर्जा को नाम दे रहा हूं मैं E3, -13.6, ठीक है। Z का मान तो हाइड्रोजन ही है तो सेम ही रहेगा, n का मान कितना 6, तो 3 3 आके 9, इसका जब इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तीसरे कोष के लिए। अगर मैं बात करता चौथे कोष के लिए, n का मान आप कितना रखते 4, क्या लिखाते E4, मतलब चौथे कोष की ऊर्जा, E4 का मतलब चौथे की, E2 का मतलब दूसरे की, तीसरे की E3, वही -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो Z कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और n का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर n का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 16, ये आएगा लगभग, इसको जब आप सोल्व करोगे ये आएगा 0.85, वो भी नेगेटिव में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको मैं हाइड्रोजन परमाणु में दिखाना चाहूँ तो ये उसका नाभिक, ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और चौथा कोष, ठीक है। मार्कर चेंज करता हूँ। इसका मतलब जो पहला कोष है n का मान कितना है 1, इसकी एनर्जी कितनी आई E1 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी किसमें नेगेटिव में। दूसरा कोष, इसका मतलब n का मान, ये दूसरा कोष, ये तो पहला हो गया, ये वाला, ये दूसरा कोष, ये पहला कोष। कोष वही होता है इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी आई दूसरे कोष के बराबर तो रखा, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n का मान जब 3 रखा तीसरे कोष की तो कितनी आई -1.51, नेगेटिव में आएगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n बराबर जब 4 रखा तो कितनी आई -0.85, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप अगर ध्यान से देखें तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, ये पहले कोष में था दूसरे कोष में था, तो एनर्जी क्या हो रही है, ऊर्जा उसकी
बढ़ रही है। अरे बढ़ रही है, देखो नेगेटिव में थी तो ये सबसे कम, फिर जैसे ये बढ़ गई क्योंकि ये मान ज़्यादा है, ये मान ज़्यादा है, सेकंड नंबर वाला ज़्यादा है उससे ज़्यादा, क्योंकि ऋणात्मक मान जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही कम होता है। तो ये फिर इससे ज़्यादा और ये इससे ज़्यादा। इसका मतलब मैं बात करूँ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है नाभिक से तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसका नाभिक का अट्रैक्शन कैसा हो रहा है, कम, तो वो दूर जा रहा है। एक्चुअल में ये जो एनर्जी है, ये ऊर्जा है, ये रिक्वायर एनर्जी है। जैसे मैं बोलूं कि पहले कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, उस परमाणु, जिसको हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। तो पहले कोष से निकालना है तो मुझे भाई साहब नाभिक का इस पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है पहले कोष में या दूसरे में तीसरे में, तो इस पर अट्रैक्शन लगा रहा है। तो ये कह रहा है कि मेरा जो अट्रैक्शन है आप उतने बराबर ताकत लगा लो, उस ताकत को अपन क्या बोलेंगे, ऊर्जा, और आप इलेक्ट्रॉन को क्या करो, ले जाओ। तो पहले कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -3.4 दूसरे कोष से, क्योंकि नाभिक का इस पर इतना अट्रैक्शन है कि आप इस इतने अट्रैक्शन को, इतने आकर्षण को कम कर दोगे या इससे ज़्यादा आप एनर्जी दे दोगे तो आप क्या कर लोगे, बाहर ले जाओगे इसको। ठीक है, तो जब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 13.6 इलेक्ट्रॉन अपन दे देंगे तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। -13.6 तो 0, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नाभिक से फ्री हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे एनर्जी बढ़ रही है, कोष की संख्या बढ़ रही है, दूर जा रहा है, और कोष की संख्या, तभी तो मैं बोल रहा था, मैंने रिलेशन बताया था कि नहीं बताया था कि E भले ही Z के समानुपाती दिखता है लेकिन Z के बढ़ने पर E क्या होता है, कम। भले ही इस फॉर्मूले में N की व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है E, लेकिन मुझे पता है कि N के वास्तव में क्या है, ये समानुपाती है कि जब N बढ़ रहा है तो E का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि क्या है, ये नेगेटिव में है मान। और देख लो जैसे जैसे N का मान बढ़ रहा है ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़े कि नहीं बढ़ रही है, देखो यहाँ तो इतनी कम थी, क्योंकि ऋणात्मक, आप बोलेंगे सब 13.6 तो ज़्यादा होता है 0.85 से। अरे भैया वो ऋणात्मक मान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, तो कम होगा। इसीलिए सब जगह जैसे जैसे N का मान बढ़ रहा है E क्या हो रही है, बढ़ रही है, तभी N का मान बढ़ने पर E का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि मैं कि निम्नतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, निम्नतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की कहाँ होगी, कौन से कोष में, पहले कोष में। कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कभी कभार पूछ लेता है नीट वगैरह में कि सबसे निम्नतम ऊर्जा का मान क्या होता है, तो आप निकालने नहीं बैठेंगे, आप इनको याद कर सकते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं बोलता अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा अगर आप बताएं तो कहाँ होगी, तो आप बोलेंगे साहब अधिकतम ऊर्जा तो अनंत पे होगी, इनफाइनाइट। अनंत पे क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा दूर जाएगा नाभिक से, N के मान उतने ज़्यादा, तो पता नहीं कहाँ एकदम दूर चला गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या हो गया, फ्री। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि एनर्जी जो है वो एक रिक्वायर एनर्जी का आवश्यक ऊर्जा है। जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब उसका ऋणात्मक मान कम होता जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होता जा रहा है, फ्री होता जा रहा है, दूर चला गया। तो अधिकतम कहाँ होगी वो ऊर्जा, क्योंकि ये मान नेगेटिव से कम होता जाएगा, 0 आएगा, फिर बढ़ेगा, तो वो कहाँ तक होगा, nth कोष तक होगा। इसका मतलब वो कहाँ होगा, अनंत पे होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नीट वगैरह में कि निम्नतम ऊर्जा तो किस कोष में होगी और अधिकतम ऊर्जा किस कोष में होगी। तो निम्नतम ऊर्जा तो कहाँ होगी, पहले कोष में, और अधिकतम ऊर्जा कहाँ होगी, अनंत पे होगी। ठीक है, ये वैल्यूज, इसका मतलब देखो दिख रहा था कि भाई जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है इसकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए N का मान बढ़ने पर एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। ऋणात्मक मान क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब मान क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। देखो इसको फिर अपन और बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इस लेक्चर में हमने क्या क्या बात की, एक तो वेग के बारे में, वेग पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और उसके बाद ऊर्जा के बारे में बात की कि कुल ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं, के प्लस पी, पीवी, पी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है वो बता सकते हैं। और हाइड्रोजन एटम के लिए जो nth कोष की ऊर्जा है, पहले की या दूसरे की, तीसरे चौथे कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो क्या शो करती है, वो भी हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, लेक्चर अगर एक बार समझ नहीं आए तो नोट्स डाल देंगे आपको, नोट्स पढ़ो, फिर लेक्चर को देखो वापस, तो आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे, बस आप पढ़ते रहिए और कंटिन्यू वीडियो को देखिए। पहला जैसे यूनिट सेकंड पढ़ी हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो पहले पहला वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा और फिर चौथा वीडियो, इस तरीके से देखना है ऑर्डर वाइज। तो कोई चीज़ स्पॉन्टेनियस ही चलती है, ऐसे नहीं डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉन क्या प्रोटॉन क्या। तो पहले पहली यूनिट अच्छे से, फिर सेकंड यूनिट का पहले पहला लेक्चर, फिर दूसरा लेक्चर, फिर तीसरा चौथा, ऐसे आप लोगों को देखना है। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए। ठीक है, बाय बाय।